यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 100 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है। सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की ये 50 अंक का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। त्यागपत्र है, ऋतु चक्र है या परति परिखता है, चारुचंद्र लेख है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ऋतु चक्र, ये जो है किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इलाचंद जोशी की। ऋतु चक्र इलाचंद जोशी की। परति परिकथा फड़ी स्वरनाथ रेणु का क्या है? उपन्यास है। और चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र। तो आलोक पर्व के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद। साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य और समाज के लेखक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अगला, जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र है, सुखदा भी है, सोच विचार भी है। तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। दूसरा का कहा है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सराहपा को माना जाता है। इसके बाद अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध। सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1951। अगर तीसरा पूछ ले तो 1959 बताना है। अगर चौथा तार सप्तक पूछ ले तो 1979 बताना है। और तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धराज बिल्कुल है, पंचवटी भी है, भारत भारती भी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो वैदेही वनवास नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है वैदेही वनवास, और ये तीनों रचनाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है, और गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। सबसे पहले किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, तो वहाँ पर समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ठीक है, पूरा उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, ये भी वह सेम लिखा हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी रेखा खींची हुई है।
जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांच जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म है। तो इसमें दो पूछता है अथवा करके एक करना रहता है। चलिए इस अथवा वाला भी देखते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। ठीक है, जहाँ पर भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो वहाँ पर पाठ का नाम होगा भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी होंगे। तो गद्यांश का संदर्भ लिख देंगे, आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नए शब्दों की खोज की क्यों आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में देखिए, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। तो आप उत्तर लिख देंगे भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, सबसे ऊपर वाली लाइन में। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। व्याख्या लिखना है, लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये भी 10 अंक का होता है। ठीक है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टा, और राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि कहीं रास्ते में लज्जाशीला मतलब लज्जा से युक्त पथिक महिला कहीं दिखाई दे तो होने देना विकृत वर्षना तू ना सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी सी शर्मित हो, यानी जो थोड़ी सी थकी हो, तो गोद ले श्रांत खोना, तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनता को, रूखापन को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कहते हैं कोई थका हुआ किसान स्त्री खेत में जो दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके तप्त भूतांगना, गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया करना और सुखित करना, उसे सुख प्रदान करना। ठीक है, ये अर्थ हो गया। पहला क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक पवनदूत का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, 2 अंक इसके लिए मिलेगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन क्या है, राधा पवनदूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवनदूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। अगला है, राधा ने पवनदूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो राधा ने पवनदूतका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषक ललना शब्द में अलंकार है, तो मानवीकरण है, उपमा है। ठीक है, इसके बाद फिर अथवा वाला देखते हैं। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, के कहती है कि नरदेही माने संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहें सभी हाय वृद्ध विधाता, के कहते हैं कि जब अब विधाता हमारे अनुकूल है तो हाय सब अब यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही, पुत्र पुत्र रहता है, कुमाता माता हो जाती है, माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, के कहती है कि मैंने इसका केवल बाहरी शरीर ही देखा,
दृढ़ हृदय ना देखा, इसका मजबूत हृदय नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर देखा। परमार्थ न देखा, मतलब परोपकार नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थी साधा, केवल मैंने अपना स्वार्थी देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे यह कठोर कहानी। के कहती हैं कि युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी केकई थी। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक है केकई का अनुताप, केकई का अनुताप, और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। 2 अंक मिलेगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आप देख सकते हैं, तो इसके लिए 2 अंक मिलेगा, और व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया है आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। यहाँ पैराग्राफ में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ना, दूसरी लाइन में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसने प्रायश्चित किया है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो केकई ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का क और खा। तो क में पूछता है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, और खा में पूछता है कवि का साहित्यिक परिचय। 80-80 शब्द में रहता है और 5 अंक के रहते हैं, ठीक है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कवियों और लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओस, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। 6ठा नंबर है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये सब कहानी वानी पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद 100 पठित, 7वां नंबर है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना रहता है, 5 अंक का होता है। तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश बहराइच से, तो यहाँ पर श्रवण कुमार चलता है, और अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है, तो आप इसे तैयार जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद खंड ख, खंड ख है 8 का क नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ का, 5 अंक अनुवाद का। तो चलिए देखते हैं इसका पहले अनुपात, ठीक है, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो धन्य अयम भारत देशा, धन्य है भारत देश। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित है, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश, विद्यमाने से निकले हुए वर्तमान, वांग्यम माने साहित्य में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेदा 4 वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषा माने भाषा में लिखतान संति माने लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर इसका अनुवाद आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अथवा वाला देखते हैं, अथवा वाला भी देख लेते हैं। महामनस्बा मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग ही के संस्कृत पाठशाला में, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, ठीक है, शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्त माने प्राप्त करके, अत्रय माने यहीं, राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में, अध्यापना माने पढ़ाना और अब्धवान माने शुरू कर दिए। युवका मालवीय, युवक मालवीय, शौकियन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मन को, आमोहित माने मोह लिया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। यहाँ पर ये अनुवाद देख सकते हैं आप। फिर खा नंबर है, खा नंबर में क्या है, इस श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का ये भी होता है। सुखार्थीन कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ,
कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। सुभाषित रत्नान से लिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अर्थ लिख रखा है, तो आप ये भी। अब यहाँ पर देखते हैं अथवा वाला। अथवा वाला क्या है? जल बिंदु निपातेन कर्मशतः पूरते घटा, सा हेतु सर्व विधानाम धर्मश्चा धनश्चा। यानी जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद, करमसा माने करमसा, निपातेन माने गिरने से, पूरते घटा माने घड़ा भर जाता है, सर्व विधानाम माने सभी विधानों में, धर्मश्चा धनश्चा धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। यहाँ पर ये अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर देखिए आप। 9 नंबर में क्या पूछता है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर लिखिए। 4 अंक का होता है, 2 का करना रहता है, 2-2 अंक के रहते हैं। सुर भारती के नामनापि लोके प्रथिता अस्तु, लिखेंगे सुर भारती संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। कात्यायनी कस्य पत्नी असीत, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्य कस्य पत्नी असीत। हंस पोतिका कस्य दुहिता असीत, तो हंस पोतिका स्वर्ण राजहंस दुहिता असीत। इसके बाद दयानंद गुरु का असीत, दयानंद बिरजानंद महर्षि दयानंद गुरु असीत। ठीक है, फिर है 10 का क ख गा, रस अलंकार छंद से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर रस अथवा शांत रस, रूपक अलंकार अथवा अतिशयोक्त अलंकार, चौपाई अथवा रोला छंद। इसके बाद 11 नंबर है निबंध, 9 नंबर का। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य का समाज का दर्पण है, किसी मेले के आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसके बाद 12 का है, 1 नंबर के हैं संधि विच्छेद। गायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा गय प्लस अका, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रामस सेते का संधि विच्छेद होगा, तो रामस सेते हो जाएगा बा वाला। इसके बाद उच्चारण में संधि है, तो उत प्लस चारणम, यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसके बाद खा नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, नील कमलम में बहुब्रीहि समास है, और चंद्रशेखर में, नील कमलम में है कर्मधारय समास, और चंद्रशेखर में है बहुब्रीहि समास। फिर 13 नंबर प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। 8 नंबर का है। इसके बाद 14 का है, 14 का क्या क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे लिखा हुआ है दत्ता, तो दा प्लस अक्ता, यानी दा क्या है? धातु है, और अक्ता प्रत्यय है। इसके बाद पूजता, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूज प्लस अक्ता। ठीक है, और स्नाता में हो जाएगा स्ना प्लस अक्ता। ठीक है, इसके बाद अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के प्रत्यय लिखिए। निम्न में से किन्हीं एक शब्द के प्रत्यय लिखिए। जैसे पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय में अनियर प्रत्यय है। बुद्धिमान में कौन सा है? मतुप प्रत्यय है। ठीक है, मतुप। और गता में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है। खा नंबर में क्या है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। जैसे ग्रामम अभिता, जहाँ पर दिख जाए अभिता परिता समया निक्सा, अभिता परिता समया निक्सा दिख जाए, तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होगी? वहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति। तो ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अभिता परिता समया निक्सा। पादेन खंजा, जब किसी शरीर के अंग में क्या हो? विकार हो। जैसे पादेन माने पैर से, खज्जा माने लंगड़ा, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी। रामेण शाह, अगर शाह का अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर समझिएगा तृतीया विभक्ति होगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।